Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट 2017 के अंडर आता है, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन वैल्यू तब कंप्यूट करते हैं या तब मानी जाती है जब वो दो कंडीशन फुलफिल कर देते हैं हम तो वो दो कंडीशन कौन कौन सी है वो देखो ये हैं। फर्स्ट वन इज सप्लायर एंड द रिसिपेंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन, यानी कि जो सप्लायर है, सप्लायर मीन्स जो सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज की, और रिसिपेंट्स जो रिसीव कर रहा है, यानी सपोज करो हम कोई गुड्स खरीदने जा रहे हैं, कोई सर्विस लेने जा रहे हैं, तो हम रिसिपेंट हैं, और जो हमें गुड्स और सर्विसेज दे रहा है वो कौन है? सप्लायर है। तो सप्लायर और रिसिपेंट दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेट करते हुए पर्सन नहीं होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, ठीक है। अनदर कंडीशन इज प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, यानी कि जो चीज़ आप खरीद रहे हो, जो चीज़ आप बाय कर रहे हो और जो चीज़ सामने वाला आपको सेल कर रहा है, उसके लिए जो प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। यानी जिस चीज़ को आप बाय सेल कर रहे हो उसमें कंसिडरेशन जरूर होनी चाहिए, और वो भी प्राइस की होनी चाहिए, ठीक है। यानी उसके लिए प्राइस पेमेंट भी होना जरूरी है। तो अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, दैट्स मीन्स आप ट्रांजैक्शन वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, वो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाएगी। ये सेक्शन 15(1) के अंडर आती है ये ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है। आगे देखिए, जो हमने इसके अंदर पढ़ा कि सप्लायर एंड रेसिपेंट्स आर नॉट रिलेटेड पर्सन। अब रिलेटेड पर्सन होता क्या है भाई? रिलेटेड पर्सन क्या है? तो वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिलेटेड पर्सन। तो रिलेटेड पर्सन के लिए भी कई सारी वो दे रखी है आपको कि कितने कौन कौन से पर्सन रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे, और अगर जोन से भी ये आपको रिलेटेड पर्सन दे रखे हैं, इनमें से कोई भी रिलेशन मिल जाता है तो आपकी वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ठीक है। यानी कि अगर आप रिलेटेड पर्सन निकल जाते हो तो आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि आप रिलेटेड पर्सन हो, जबकि ये जब वैल्यू ऑफ सप्लाई के जो कंडीशन है वो ये कहती है कि सप्लायर एंड रेसिपेंट्स आर नॉट रिलेटेड पर्सन। तो देखिए कौन कौन होते हैं रिलेटेड पर्सन, चेक करते हैं हम। हाँ जी, देखिए फर्स्ट, डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ वन अनदर बिजनेस। एक दूसरे के बिजनेस में डायरेक्टर हो हम या ऑफिसर हो। मान लो मैं कौन हूँ? मैं रेसिपेंट हूँ, ठीक है। मेरा क्या है? ऑफिस है, ठीक है। और उसके अंदर जो सप्लायर है ना, वो या तो डायरेक्टर है मेरे ऑफिस में या कोई भी ऑफिसर है, ठीक है। तो वो सप्लायर है और मैं कौन हूँ? रेसिपेंट हूँ। तो हम दोनों में ये रिलेशन मिल गया ना कि वो मेरी कंपनी का या मेरे बिजनेस में डायरेक्टर है या ऑफिसर है ना। तो ये रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो हम दोनों क्या माने जाएंगे? रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्टनर्स इन अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस में पार्टनर भी नहीं होने चाहिए। अगर वो लीगली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं बिजनेस पार्टनर में तो वो रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे, ठीक है। तीसरा है सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की जो रिलेशन है वो भी नहीं होना चाहिए उन दोनों के बीच में। आगे है देखिए, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर। उनमें से कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्टली वे में या इनडायरेक्टली वे में कंट्रोल करता हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय द थर्ड पर्सन। ये दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों किसी तीसरे पर्सन के डायरेक्शन में जब होते हैं तो भी वो रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। और
टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन, दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं, ये दोनों कंट्रोल करते हैं किसी तीसरे पर्सन को, तो भी वो क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, टुगेदर कर रहे हैं। और फोर्थ है अगला है मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, एक ही फैमिली के अगर वो मेंबर हैं दोनों, तो भी वो रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे, क्योंकि उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, आगे देखिए, एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली owns, controls or holds 25% or more of the outstanding voting stocks or shares, या फिर दोनों हैं, होल्ड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, तो या तो एक पर्सन कर रहा है या दूसरा पर्सन कर रहा है 25% और उससे ज़्यादा शेयर्स, तो भी वो क्या कहलाएंगे, वो रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। तो अगर देखिए, जो हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो उनमें से अगर इनमें से कोई सा भी रिलेशन अगर मिल जाता है, तो वो रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे, है ना, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। और अगर वो रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे तो वो ये वाली जो कंडीशन है उसको ब्रीच कर देंगे, और अगर ये वाली कंडीशन ब्रीच हो जाएगी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही नहीं बन सकती, ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए दो जो कंडीशन है उनका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आता है कि अगर आपको कोई वो दे रखी है, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ये दे रखा है कि वैल्यू कंप्यूट कीजिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आपने सप्लाई करी है उसकी वैल्यू कंप्यूट कीजिए, तो वो आप कैसे कंप्यूट करेंगे वो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। देखो, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है, देखो स्टूडेंट, प्लीज बैट लगाओ, याद रखोगे फॉर्मूले को, प्लीज बैट लगाओ कि आपको जो वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट करनी आती है या नहीं। तो ये फॉर्मूला हो गया, प्लीज बैट लगाओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको कंप्यूट करनी आती है कि नहीं। सामने वाले ने बोला मैं नहीं लगाता बैट, डोंट बैट, डी से डोंट बैट, तो आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ से प्लीज बैट, डी से डोंट बैट। ठीक है, तो प्लीज बैट, डी से डोंट बैट। तो देखिए क्या है अब आगे, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट करनी है आपको, या फिर ये भी दे सकते हैं आपको कि जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि सप्लायर और रिसिपेंट, वो दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं है और प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, ये दे रखा है आपको, देन कंप्यूट द वैल्यू। तो फिर आप नॉर्मल सी बात है, आपको पता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल सकती है क्योंकि दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं। फिर अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। तो अब देखिए, वैल्यू कंप्यूट का फॉर्मूला था प्लीज बैट। तो अब देखो कैसे करते हैं, उस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे। अगर आपको जो भी वैल्यू निकालनी है, तो अगर उस वैल्यू के अंदर ये चीज़ जो बता रही हूँ मैं आगे, जो 6 चीज़ दे रखी है आगे, अगर वो चीज़ ऐड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, इफ़ नॉट इंक्लूडेड, तो वो आप उसके अंदर इंक्लूड कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऐड करने वाली हैं, वो देखिए, प्लीज़ बैट, ये फॉर्मूला देखो, ये लिखा हुआ है प्लीज़ बैट और डोंट बैट, ये डोंट बैट। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब आगे देखिए, प्लीज बैट का जो पी है, पी फॉर पेनल्टी, कोई भी पेनल्टी है वो आपकी जब आप वैल्यू कंप्यूट करोगे सप्लाई की उसमें ऐड हो जाएगी। दूसरा एल से लेट फीस या इंटरेस्ट, वो भी ऐड हो जाएगी। सब्सिडी, कोई भी सब्सिडी है लेकिन वो सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट सब्सिडी को छोड़कर कोई सी भी सब्सिडी हो वो ऐड हो जाएगी। ये देखो यहाँ लिख रखा है अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बी से बिहाफ ऑफ सप्लायर,
अगर आपने सप्लायर के बिहाफ पे कोई भी खर्चा किया है, कोई भी पैसे दिए हैं, तो वो उस वैल्यू कंप्यूट करने में ऐड हो जाएगी। जब आप सप्लाई की वैल्यू कंप्यूट कर रहे हो उसमें ऐड हो जाएगी। जैसे कि मान लो सप्लायर ने बोला था कि जो मैं फ्रेट वगैरह है या जो भाड़ा किराया जो भी हम लाने के लिए सामान उसने भेजा है मुझ तक, मैं रिसिपेंट हूँ, मुझे तक सामान भेजा है, उसका किराया उसको उसने देने के लिए क्या बोला था, मैं दूंगा। ठीक है, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं दूंगा। ठीक है, और वो उस टाइम वो नहीं दिया, तो मतलब कि उस टाइम पे वो मैंने पे कर दिया, मैं रिसिपेंट हूँ, मैंने पे कर दिया। लेकिन मैंने किसके बिहाफ पे किया है, वो सप्लायर के बिहाफ पे किया है मैंने वो। तो जो भी चीज़ आप सप्लायर के बिहाफ पे करते हो वो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, एक बार रब कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ जी, चलिए आगे देखिए। बी से हो गया बिहाफ ऑफ सप्लायर। ई से एक्सपेंसेस बिफोर एट डिलीवरी। डिलीवरी से पहले जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएंगे। डिलीवरी करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो क्या होंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट करते टाइम ऐड हो जाएंगे। और टी से होता है टैक्सेस, ड्यूटीज एंड सेस। कोई भी टैक्स, ड्यूटीज और सेस जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि टैक्स, सारे टैक्स एक्सेप्ट CGST, SGST, IGST और कोई भी कंपेशन सेस है वो इसके अंदर ऐड नहीं होगा। इनके अलावा जो भी टैक्स वैक्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, सेस हैं, वो सब ऐड हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझ में आई। आगे देखिए, यहाँ तक तो प्लीज़ बैट वाला ख़त्म हो गया। अब आता है हमारा डोंट बैट, डी। और ये होते हैं लेस। अगर कोई डिस्काउंट दे रखी है तो वो लेस हो जाएगी। इफ़ इंक्लूडेड, अगर आपने डिस्काउंट इंक्लूड कर रखी है तो उसको लेस कर दो। ठीक है, लास्ट में जाके उसको लेस कर दो। अब देखिए डिस्काउंट 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी है, 3 सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्काउंट लगाई हुई है। क्या है, फर्स्ट डिस्काउंट 3 टाइप की हो गई। फर्स्ट है बिफोर एट TOS का मतलब टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई के पहले, सप्लाई ऑफ टाइम के, तब टाइम ऑफ सप्लाई के पहले अगर आपको डिस्काउंट अलाउड हो गया है तो वो डिस्काउंट क्लेम हो जाएगा। ठीक है, वो डिस्काउंट माइनस करेंगे आप। अब ये देखिए आफ्टर, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई के बाद बट एग्रीड, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे उस चीज़ पे एग्रीमेंट हो गया था। यानी कि जब हम सप्लाई कर रहे थे उस टाइम हमने एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ डिस्काउंट देंगे, लेकिन वो डिस्काउंट मतलब कि अभी उस टाइम नहीं हुआ था, सप्लाई के टाइम पे नहीं अलाउ हुआ, वो सप्लाई के बाद अलाउ हुआ। तो अगर ऐसा डिस्काउंट भी है तो वो भी क्लेम होगा। लेकिन तीसरा डिस्काउंट देखो क्या दे रखा है, आफ्टर, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई के बाद हुआ बट नॉट नोन ऑफ टाइम सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के दौरान उसको मतलब पहले उसके बारे में बात नहीं हुई कि हम डिस्काउंट देंगे, यानी कि नॉट नोन डिस्काउंट है, वो पता नहीं था, लगा दिया, तो ऐसा डिस्काउंट क्लेम नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 टाइप के डिस्काउंट हो गए, बिफोर TOS, आफ्टर TOS बट एग्रीड, मतलब कि टीयर्स के बाद में, टाइम ऑफ सप्लाई के बाद में, लेकिन एग्रीड थे उस चीज़ के लिए। एक आफ्टर TOS है बट नॉट नोन, लेकिन उसके बारे में पता ही नहीं था। तो ये हो गए हमारे डिस्काउंट। तो जब आपको क्वेश्चन में ये आ जाता है कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट करनी है तो आप क्या करेंगे उसमें, अगर वो ये सब चीज़ें उनमें ऐड नहीं है तो वो आप उसमें ऐड कर दोगे, और ये चीज़ अगर उसमें ऐड है डिस्काउंट तो उसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये आज का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको।
तो अगर आपको ये पता होगा कि प्रैक्टिकली आप इसको आपने कैसे करना है, क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ माइनस करनी है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।